कैरेबियन सागर के नीले शांत पानी के बीचों बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियों का आनंद ले रहा था। गर्म धूप में चमकते समुंदर के बीच माँ जूलिया ठंडे पानी में उतरती है और धीरे धीरे तैरते हुए आजादी का एहसास करती है। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो पानी के नीचे कुछ हिल रहा हो, लेकिन नजर दौड़ाने पर कुछ भी नहीं दिखता। वह इसे अपना वहम मानकर फिर तैरने लगती है। कुछ पल बीतते ही वही एहसास फिर से लौट आता है। इस बार उसके भीतर घबराहट दौड़ जाती है और वह तेजी से यॉट की ओर तैरने लगती है। उस वक्त टॉम और उनका बेटा बेन मछली पकड़ने में मग्न होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी चले जाने के कारण मदद के लिए पुकार नहीं पाती। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और फिर पत्नी को संकट में देखकर बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। यॉट को उस दिशा में मोड़ता है, बच्चों को आवाज देता है और तेजी से उसकी ओर तैरता है। कुछ ही पलों में वह जूलिया तक पहुंचता है और बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। सबके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सब लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को माहौल फिर से सामान्य होता है और वे बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह बाहर जाकर लैपटॉप खोलती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर घने काले बादल छा गए हैं। तभी कॉल अचानक रुक जाती है। कैसी ये बात बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद सिग्नल कमजोर है क्योंकि वे बहुत दूर हैं। तभी सबको एक अनजानी सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक विशाल झुंड यॉट के पास से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि ये व्हेल धरती के चुंबकीय क्षेत्र का पीछा करती है, लेकिन जब बड़ा तूफान आता है तो दिशा भटक जाती है। उसी वक्त यॉट जोर से हिलती है और बेन नीचे गिर जाता है। टॉम को डर होता है कि कहीं नीचे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। वह पानी में गोता लगाकर जांचने जाता है और कुछ देर बाद लौटता है तो उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। वह बताता है कि पानी में उसे किसी विशाल जीव की उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन देखने पर प्रोपेलर से टकरा गया। जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। यॉट को भारी नुकसान हो चुका होता है और अब उन्हें मदद की जरूरत होती है। जूलिया रेडियो ट्राई करती है, कैसी मोबाइल से सिग्नल ढूंढती है पर कुछ काम नहीं करता। तभी कैसी को कुछ अजीब नजर आता है और वह घबरा कर चिल्लाती है, लेकिन वो तो बेन होता है जो मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट का इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है और वे समुन्दर के बीच फंस जाते हैं। जूलिया को रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है, पर इतनी गड़बड़ी होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम बताता है उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी है, अब किसी नाव का इंतजार करना ही होगा। तभी रडार पर कुछ अजीब सा दिखता है और आसमान में एक अजीब आवाज गूंजती है। बाहर झांकने पर वे देखते हैं कि आग के गोले जैसे उल्कापिंड धरती पर गिर रहे हैं। धमाकों की आवाज से चारों ओर सन्नाटा गूंजने लगता है। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है। टॉम घबराकर इंजन चालू करता है, जो मुश्किल से चल पाता है। तभी दूसरा उल्कापिंड पास में टकराता है। परिवार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम समझ जाता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट है। उसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं उठ रहा है। इंजन जवाब दे चुका होता है। हवा तेज होने लगती है। सब अंदर छिप जाते हैं बिना ध्यान दिए कि कंपास गोल गोल घूम रहा है। यॉट बेकाबू होकर हिलने लगती है। बेन फिर गिरता है और उसे चोट लगती है। टॉम बाहर निकलकर लाइफ जैकेट्स लाता है। तभी बिजली चली जाती है और फिर लौट आती है। बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। कैसी को उल्टी आने लगती है। टॉम बार बार रेडियो ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता। तभी कान फाड़ देने वाली आवाज आती है। हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और हवा शीशे तोड़ देती है। टॉम फ्लेयर जलाता है और थोड़ी ही देर में घना अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह तूफान थम चुका होता है, पर यॉट बुरी तरह तबाह होती है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुंदर का पानी गायब हो चुका है और यॉट सूखी जमीन पर फंसी पड़ी है। कैसी फोन चेक करती है, लेकिन नेटवर्क गायब होता है। बेन सूखे केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास उठाता है और देखता है कि वह उल्टा हो गया है। यह 7 लाख साल बाद हो रहा होता है। कैसी टूट जाती है। उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। जूलिया उसे संभालती है, पर वह उसे धक्का देकर अकेले बैठ जाती है। टॉम और जूलिया बचा हुआ सामान चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे के गुब्बारे एक पत्थर पर बांध देता है ताकि कोई इंसान अगर जिंदा हो तो देख सके। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार किसी नाव नाम के आदमी से कनेक्शन हो जाता है, जो एक पनडुब्बी का कप्तान होता है। वह बताता है कि चुंबकीय ध्रुव उलट चुके हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और पूरी धरती हिल चुकी है। वह कहता है कि उसने अब तक कोई और सर्वाइवर नहीं देखा है और संचार पूरी तरह ठप है। वह चेतावनी देता है कि पोल्स दोबारा उलट सकते हैं
और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। वो आवाज के पार से नाव की कड़कती चेतावनी गूंजती है, जितनी जल्दी हो सके ऊंचाई पर पहुंच जाओ। जब पानी लौटेगा तो वो कोई मामूली लहर नहीं होगी, वो एक कहर होगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों छिपे होते हैं। वो बताता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा जा चुका है और उसकी पनडुब्बी में बस 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम हाथ जोड़कर उससे बच्चों को बचाने की विनती करते हैं। नाव उन्हें अपने कून ऑर्डिनेट्स देता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि वहां तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है, आज रात आराम कर लो, सुबह सूरज के साथ निकलना होगा। सुबह जब सब सामान बांध रहे होते हैं तो टॉम को पास की झाड़ियों में हल्की सी हलचल दिखती है। वो देखता है एक लंगड़ाता हुआ अजनबी आदमी आ रहा है। उसके हाथ में हारपून है और साथ में एक भौंकता हुआ कुत्ता भी। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। टॉम उसके पास जाता है, पानी की बोतल बढ़ाता है। आदमी कोई अजीब सी भाषा में कुछ बोलता है जिसे टॉम समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वह पानी पीता है अचानक बोतल से टॉम के सिर पर वार करता है और लात मारकर उसे गिरा देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी हारपून उसके पति के पेट में घुसा देता है और कुछ पलों में उसकी गर्दन काट देता है। लहूलुहान टॉम वहीं ढेर हो जाता है। वह शातिर शिकारी अब जूलिया की ओर दौड़ता है, हारपून फेंकता है जो उसके कंधे में जा धंसता है। दर्द से कराहती जूलिया किसी तरह यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को छिपने को कहती है। दरवाजा लॉक कर देती है कैसी, और बेन सोफे के नीचे दुबक जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार करता है और आखिर अंदर घुस आता है। पहले वो थोड़े खाने के पैकेट उठाता है, फिर यॉट में चारों ओर नजर दौड़ाता है, फिर धीरे कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ता है। लेकिन चालाक जूलिया पीछे के छोटे छेद से निकल जाती है। वो सोचता है जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। जूलिया पर झपटता है, लेकिन वो चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी आग बबूला होकर बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर पागल हो उठता है। इसी बीच जूलिया यॉट के दूसरी तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करती है। टूटी हुई खिड़की से चढ़ती है, लेकिन वह शिकारी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे जोर से मुक्का मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वो उसके हाथ से चाकू छुड़ाने के लिए उसकी कलाई पर पैर रख देता है, फिर बाल पकड़कर उसका सिर जोर से जमीन पर पटकता है और सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे सब कुछ कांपते हुए देख रहे होते हैं। तभी कैसी बाहर निकलती है और फ्लेयर गन चलाती है। आग का गोला सीधे उस शिकारी के सीने में धंस जाता है। वह जल उठता है और यॉट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों के पास आती है और तीनों टॉम को आंसुओं में आखिरी अलविदा कहते हैं। लेकिन शिकारी फिर बाहर निकल आता है और वो तीनों जान बचाकर भागते हैं। कुछ देर बाद यॉट एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। दूर झरने के पास परिवार रुकता है। कैसी को लगता है वह शिकारी शायद गुब्बारे देखकर आया था। यह सुनकर बेन खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। जूलिया उसे कसकर गले लगाती है और कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, अब उन्हें बस आगे बढ़ना है, क्योंकि शिकारी अब भी उनका पीछा कर सकता है। रास्ते में एक तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया की नजर दूर उस शिकारी पर पड़ती है। वो फिर पास आ रहा होता है। वे सब भाग पड़ते हैं और रेत के एक ऊंचे टीले से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे जहरीला कचरा फैला होता है। वे सावधानी से उसे पार करते हैं और लगता है कि अब उन्होंने पीछा छुड़ा लिया है। आगे बढ़ते हुए रास्ता वीरान और डरावना दिखता है। समुंदर सूख चुका होता है। मरे हुए जीव और तैरता हुआ प्लास्टिक सब और बिखरा होता है। बेन की चाल धीमी पड़ने लगती है। जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। पानी की बोतल देखती है तो दहशत में आ जाती है। पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। कैसी को याद आता है कि शायद उसने ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया गुस्से में फट पड़ती है कि उसकी लापरवाही से पानी खत्म हुआ। कैसी चिल्लाती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों में बहस होती है, लेकिन हार मानने के बजाय वे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ। हवाई जहाज दिखता है। अंदर हलचल सी महसूस होती है। दिल जोर से धड़कने लगता है, पर अंदर बस कुछ पक्षी होते हैं। परिवार फैसला करता है कि रात यहीं गुजारेंगे। थोड़ा बहुत बचा, स्नैक आपस में बांटते हैं। तभी जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है और उसका दिल टूट जाता है। कैसी धीरे से पूछती है, माँ आप और डैड की कहानी क्या थी? जूलिया मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था और एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपने प्यार का इजहार किया था। उस पल उसकी आंखों में एक चमक थी, वही चमक जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के सन्नाटे में कैसी बाहर जाती है। तभी वो डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछे से झपटती है और पागलों की तरह चाकू से वार करती जाती है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है,
सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं और परिवार देखता है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, यानी इस इलाके में कोई और भी खतरनाक जीव छिपा हुआ है। वो जैसे ही वहां से निकलते हैं उसके मुंह से केकड़े बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा देख रही होती है और बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जूलिया जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन झुककर तालाब का पानी पीने लगता है। जूलिया उसे तुरंत खींचती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप तेज हो जाती है तो वो लोग सिर पर कपड़े ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया वर्की गिसव कैसी उनसे एक छोटा सा अस्थाई शेल्टर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि रात यहीं रुकेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो केकड़ों का बड़ा झुंड उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत मदद करना चाहती है लेकिन बाकी 2 मना कर देते हैं और परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। केकड़े पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर में काट लेते हैं। बच्चे उसे ऊपर खींचते हैं। कंटेनर के छेद से केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स गोली चलाते हैं लेकिन केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत तक पहुंचता है लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं। जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे लेकिन कोई नहीं मिला। फिर वो बेन से मिलते हैं जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान थमने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने घाव को जलाकर बंद करती है। दर्द असहनीय होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें पानी की बहुत सारी बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। उस पर नाव बताती है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। वो अब ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को कहती है क्योंकि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास में देख लेते हैं लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं जिससे भयानक रॉक स्लाइड हो जाती है। जूलिया बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली ना जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाए लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि माँ को ऊपर चढ़ना चाहिए। बहुत बहस और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता पार कर सबमरीन की ओर दौड़ते हैं लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। तभी कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागती है। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े भटके रहें। जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए केकड़े नाव तक पहुंचते ही उसे खाने लगते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाते हैं। जब वो सुरक्षित हो जाते हैं जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छी तरह लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों ओर देखती है। तभी समुद्र वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं जिससे जूलिया को पूरी यात्रा के सारे दृश्य याद आने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। कुछ ही देर में वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वो हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक उजड़े हुए शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियो मिलते रहें।
देखने के लिए धन्यवाद।